हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज अभी आप टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है, क्या विषय। टैक्सोनॉमी में हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। तो पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में आप ईच एंड एवरी स्टेप्स कैन यू कैन अंडरस्टैंड। The animal kingdom is a vast and diverse realm encompassing a wide range of organisms that exhibit a remarkable array of characteristics and adaptation. इस दुनिया में पूरी पृथ्वी के ऊपर इस पूरी पृथ्वी में जितने प्रकार के जो जंतु होते हैं वो इतने इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि अगर हम उनको पूरा समझना चाहे, उनके कैरेक्टर्स की कंपैरेटिव स्टडी करना चाहे तो ऐसे हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए जो दुनिया में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए विज्ञान की एक नई शाखा को बना दिया गया है जिसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। तो आज का जो टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ही रहेगा कि जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट यानी कि जो साइंटिस्ट जो टैक्सोनॉमी पे काम करते हैं उसको टैक्सोनॉमिस्ट करते हैं। ये टैक्सोनॉमिस्ट किस प्रकार से काम करते हैं और टैक्सोनॉमी में किन किन बातों को इंक्लूड किया जाता है उसी के बारे में समझेंगे। The taxonomy is the branch of science, the concerned with the classification, especially of the organism and the systematics. It is a system of naming and organizing living organisms such as the animals, plants and the microorganisms. देखिए क्या होता है, अगर हम मान लें कि किसी टैक्सोनोमिस्ट ने, किसी बायोलॉजिस्ट ने एक किसी नए एनिमल को देखा, है ना, उस साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे पहला एनिमल है। मीन्स उसने ये सोचा कि उसने एक नए एनिमल को डिस्कवर्ड किया है। अब वो एनिमल कौन सा है, उसको हम क्लासिफिकेशन में कहां पर रखें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप मान लीजिए किसी बायोलॉजिस्ट को एक यूनिक एनिमल मिला है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका कैरेक्टराइजेशन। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो मैं यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, जो कैरेक्टराइजेशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मीन्स होता है टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल। तो हम किस कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर का मतलब वो एनिमल कैसा है, वो कितना लंबा है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने एक ऐसा एनिमल देखा है जिसके शरीर के ऊपर फेदर्स है, जिसके शरीर के ऊपर एक बीक है, चोंच बनी हुई है और वो उड़ता है। ऐसा मेरा बोलते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक बात आ जाएगी, ये एनिमल एक एवियन हो सकता है। एविज में इसको इंक्लूड किया जाता है क्लासिफिकेशन के एविज में। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा एनिमल है जिसके हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लंबा सा है और वो रेंग करके चलता है, आपके दिमाग में तुरंत से आ जाएगा कि या तो ऐसा एनिमल एनिलिडा का हो सकता है या ऐसा एनिमल रेप्टाइल्स में से हो सकता है। या मैंने कहा कि एक ऐसा एनिमल देखा है जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स है, बॉडी के ऊपर हेयर्स है और उसके बाद ईयर्स है, तो मैं वो मेमेलिया है। तो कहने की बात है, जब कभी किसी नए एनिमल को डिस्कवरी होती है तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन। यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं कि उसके कैरेक्टर्स है कौन कौन से हैं, है ना। तो जब कैरेक्टर्स का पता होगा तब हम उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बात आते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना। ये जो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कैरेक्टर में देखा कि चोंच है, उसके अंदर बीक बनी हुई है, फेदर्स है, हड्डियां खोखली है, निमेटिक बोन्स है, तो हमने उसको एविज में रख दिया। यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एनिमल है वो किस कैटेगरी में रखने के लायक है। ये सेकंड काम हो गया है। देखिए सारा स्टेप स्टेप चल रहा है टैक्सोनॉमी में। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया, फर्स्ट नंबर पे कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई हो गया तब हम बात आती है कि इनको किस क्लास में रखें, है ना, कौन सी क्लास के अंदर इस एनिमल को हमें रखना चाहिए। तो एनिमल की क्लास की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये किस में आता है, प्रोटोजोआ आता है, ये पोरीफेरम आता है, सिलेंटेटम आता है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसको हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है क्लासिफिकेशन। हो गया कि भैया आप क्लासिफिकेशन हो गया, इसका नोमेनक्लेचर बता दें, एनिमल है कौन सा, उसका नाम देना है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के नेम देने का एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी डिटेल भी हम आज इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। तो इन सिंपली से आई कैन से द टैक्सोनॉमी कंसिस्टेड ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर। देखिए अभी हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ द टैक्सोनॉमी। द टैक्सोनॉमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टैक्सिस,
here you can see the taxes, and taxes mean the arrangement. अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थाओं का करना। और नेमोस, नेमोस मीन्स होता है लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून। अरेंजमेंट लॉ यानी कि आप किसी एनिमल के टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए कुछ हमने नियमों को बनाया है ना, कुछ जो नियमों को बनाया उसके अरेंजमेंट को है वो, है ना, उसी से ये वर्ड बना टैक्सोनॉमी और नेमोस या टैक्सोनोमोस। दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय द कैंडोल, एक साइंटिस्ट है, 1813 के अंदर। आप सोचिए 1813 के अंदर, अभी 2024 चल रहा है, इतने साल पहले भी साइंटिस्ट के बारे में सोचने का नजरिया क्या था, इसीलिए वो साइंटिस्ट थे जो हट करके सोचते थे। तो साइंस को जब कभी भी आपको समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक थिंकिंग प्रोसेस को नया चेंज करने की जरूरत है। केवल आप साइंस को इसलिए पढ़ेंगे कि आपको सिलेबस को पूरा करना है तो आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, नॉलेज नहीं आएगा। तो इन चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो जैसा हमने कहा कि फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया, कैरेक्टराइजेशन, द स्टडी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ न्यूली ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनिज्म। जो नया आपने एनिमल को ऑब्जर्व किया है ना, उसके कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। अब उसकी कैरेक्टर्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी। ये जो एनिमल है इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाह्य आकार की, शरीर की बाह्य बनावट कैसी होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एनिमल लंबा है, चौड़ा है, पैर है, आंखें हैं, शरीर के ऊपर फेदर्स है ना, विच काइंड ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर प्रेजेंट इन दिस एनिमल। एंड आफ्टर द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिनेसिस, मॉर्फोलॉजी, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, एनाटॉमी। यानी कि शरीर के देख से अंदर से स्टडी, अंदर के स्टडी का मतलब क्या हुआ, मैं पहले आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। आपने पढ़ा हुआ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक द कोर्डेट एंड द नॉन कोर्डेट। वो एनिमल जिसमें नोटोकोड होता है उसे हम बोलते हैं कोर्डेट, जिसमें नोटोकोड नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन कोर्डेट। तो एनाटॉमी यानी जब किसी एनिमल का आप डाइसेक्शन करोगे, उस एनिमल को काटेंगे, खोलेंगे, देखेंगे उसके अंदर की संरचना कैसी है, उस अंदर की संरचना के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको। जैसे मैं आपकी बात करूं, पिसिज है ना, जो पिसिज होती है, मछलियां होती है, ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है पिसिज। पिसिज के हार्ट के अंदर क्या विशेषता होती है, इनके हार्ट में आप देखिए अभी डायग्राम में एक शॉर्ट डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से, बाहर की ओर एक ऊपर होता है ऑरिकल होता है और एक होता है वेंट्रिकुलर होता है ना। उसी प्रकार से हम अगर मैं एम्फीबियन की बात करता हूं, है ना, एम्फीबिया, एम्फीबिया, ये आ गया एम्फीबिया जिसको हम उभयचर बोलते हैं। एम्फीबिया में आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, द हार्ट इज द थ्री चैम्बर्ड, मींस इसके अंदर टूथ होता है, ऑरिकल्स। ये देखिए ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर और 2 नंबर, ये इसके क्या ऑरिकल्स है, इसको आलिंद बोलते हैं। और ये नीचे जो वेंट्रिकल है, ये जो 3rd नंबर चैम्बर है इसका, ये क्या है इसका आपका इसका वेंट्रिकल है। तो कहने की बात है कि जब आप इनकी स्टडी करेंगे तो आप आंतरिक संरचना देखेंगे। हमने कहा अगर एक ऑरिकल है जैसे पिसिस में होता है और ये दूसरा हो गया इसका वेंट्रिकल हो गया, तो मान लेंगे कि वो एनिमल किससे, पाइसिस कैटेगरी से लिया गया है। और अगर एम्फीबियन है तो हमें कैसा पता चलेगा, तुमने कहा 3 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस, तो हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3rd नंबर पॉइंट क्या आ रहा है, 3rd नंबर पॉइंट आ रहा है स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है, उसके अंदर कंकाल कैसा है। अगर शरीर के अंदर हमने कहा, देखिए आपने पढ़ा हुआ है वर्टिब्रेट्स के बारे में, है ना, वर्टिब्रेट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ कैटेगरी इन द एनिमल किंगडम, वर्टिब्रेट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स किससे बना हुआ है, ऐसे एनिमल्स जिसमें क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी, है ना, हमारे शरीर के अंदर पीछे की तरफ होती है, कमर की तरफ रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी में वर्टिब्रल कॉलम है तो हमने एनिमल्स को कह दिया वर्टिब्रेटा, और अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो हमने कह दिया उसको नो इनवर्टिब्रेटा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। सिमिलरली मैं अभी पाइसेस की बात कर रहा था, मछलियां 2 तरह की होती है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थिस, है ना, कॉन्ड्रिक्थिस है वन ऑफ काइंड ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, वन ऑफ ए काइंड ऑफ फिश कॉन्ड्रिक्थिस, एंड अदर इज द ऑस्टिकथिस, है ना, ऑस्टिकथिस। ये नाम किस बेस पे रखा गया है, ऐसे फिश जिसके अंदर कार्टिलेज का, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है, उसको कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। और ऑस्टिकथिस होती है वो फिश होती है जिसके अंदर बोन का, बोनी स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन सिस्टम के आधार पे आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहने की बात है, जब तक आप किसी एनिमल का प्रॉपर
उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। और फिर ये जो अपना आगे का जो स्टेप है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एनिमल की स्टडी करने के लिए मैंने बताया कि जब टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, जब कोई नए एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी बाह्य आकारिकी को देखते हैं, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना। यानी कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन, उन सभी की स्टडी करते हैं। स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं। बॉडी सिलोम, देह गुहा बोलते हैं, ये वाली बॉडी सिलोम है, ये देह गुहा है। इसकी मैं आगे डिटेल में अलग से इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि बॉडी सिलोम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉडी सिलोम, है ना। जैसे ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट्स होते हैं, उनकी डिटेल आगे आएगी। सेगमेंटेशन, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स क्या है, ये हमारी एक अलग से वीडियो आएगी। सेगमेंटेशन मींस द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, उसकी एक अलग से वीडियो और है, तभी हम उसका कैरेक्टराइजेशन कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हमने, आइडेंटिफिकेशन है। तो जब आपको कैरेक्टर का पता चल जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स। इफ द एनिमल्स कंसिस्टेड ऑफ द नोटोकोड्स मींस दिस एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू द कोर्डेटा। इफ द एनिमल has the notocode means the chordata but not the vertebral column present, then non invertebrata। तो आइडेंटिफिकेशन है वो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर के आधार पे हम कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। देखिए चीजों को रिलैक्स में समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि टीचर उतना ही समझा पाएगा जितना बच्चा समझना भी चाहेगा, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्लासिफिकेशन नाम खुद बता रहा है ना। टू मेक द क्लासेस, एक बड़ा ग्रुप है उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कर दिया, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं, क्लास में सब डिवाइडेड कर देते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड सो ऑन। ऐसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड। These all students are classified on the basis of the syllabus. But in the society, we can classify the human beings in the two categories, a male और the female, on the basis of the sexes. तो हम अलग अलग आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। बात आती है इस क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों है। अब आप सोचें अगर चीजें क्लासिफाइड नहीं होगी, अगर किसी स्कूल में सारे बच्चों को एक ही जगह बिठा दें, उसी में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास, तो टीचर उसको पढ़ाएगा कैसा, तो सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें उसको क्लासों में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है और क्लासिफिकेशन बनाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड आफ्टर द परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, देन आइडेंटिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन। डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। And fourth point is the nomenclature. Nomenclature means to give a particular name to a animal or the plant. Nomenclature की जरूरत क्यों है? अब आप देखिए कि हम बात करें इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, है ना, हिंदी में आम बोलते हैं, संस्कृत में इसको अलग शब्द और अलग आम्र शब्द बोलते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का जो नाम होता है वो हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा लॉयन, शेर हो गया, हमने कहा कोई बर्ड की बात कर लेते हैं, पिजन की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में पिजन बोलते हैं, हिंदी में कबूतर कहते हैं, जर्मन में कुछ और नाम होगा, फ्रेंच में कुछ और नाम होगा। ऐसे अगर एनिमल्स के नाम हर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अगर अलग अलग होंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो पाएगी। एक साइंटिस्ट ये कहेगा आई हैव डिस्कवर्ड एनिमल कॉल्ड इज पिजन, दूसरे ने कहा हमने एक ऐसा एनिमल देखा है जिसको कबूतर कहते हैं, जबकि दोनों की बातें सेम थी। तो कहने की बात है हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। आप ह्यूमन सोसाइटी में भी देखिए, हमारा ऑफिशियल नाम एक ही होता है, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे हमारा किसी प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट्स हो, एक व्यक्ति को ऑफिशियली वन नाम से ही आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है, तो उनका नाम देना जरूरी होता है। इसके सिस्टम को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सिस्टमेटिक। व्हाट इज द मीन ऑफ द सिस्टमेटिक्स? The systematic words is taken from the Latin word. The Latin word, the systema, S-Y-S-T-M-A, systema word is derived from the Latin language, and this systema word was first time used by the Carolus Linnaeus, one of a famous taxonomist. In the word, the scientific study of diversity of the organism. है ना, द सिस्टमेटिक्स मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनकी जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसके लिए जो विज्ञान की शाखा, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स।
द न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म्स वाज प्रपोज्ड बाय जूलियन हक्सले। ये जूलियन हक्सले जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सिस्टमेटिक्स वर्ड को यूज में लिया था। अब बात आती है एनिमल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट कौन है? सबसे फेमस साइंटिस्ट जिनका हमने नाम बहुत सुना, एरिस्टोटल, हिंदी में कहते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और अरस्तु ने तो बहुत बड़ी रिसर्च की है। द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द एनिमल्स, है ना, इन्होंने दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया, फर्स्ट टाइम में क्लासिफाई करने वाला साइंटिस्ट है, इसीलिए इनके सम्मान में इसको हमने कहा फादर ऑफ जूलॉजी। The Aristotle classified all the animals in the world in the two categories. The first is the anima, and the second category is the enema. And what is the mean of the anima and what is the mean of the enema? It is absolutely clear. The animals of the white blood, एनिमल्स ऑफ द व्हाइट ब्लड्स, यहाँ व्हाइट ब्लड का मतलब क्या हुआ है? अगर किसी एनिमल में आरबीसी एब्सेंट है, ओके, आरबीसी एब्सेंट है, और हम ये जानते हैं कि आरबीसी में रेड कलर के लिए क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। एज ए हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसकी हम डिटेल में अभी स्टडी नहीं करेंगे वरना फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा आरबीसी एब्सेंट है, अगर आरबीसी एब्सेंट है तो ब्लड कैसा रह जाएगा? व्हाइट कलर हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एनीमा क्लास में रखा गया। द एनिमल्स ऑफ द रेड ब्लड, है ना, जो एनिमल्स जिनमें आरबीसी होती है, जिनमें क्या होगा? रेड ब्लड कार्पसेल्स आर प्रेजेंट, है ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इनेमा। तो ये सबसे पहले ने दो कैटेगरीज बनाई थी। एनेमा में इंक्लूड किया जाता है सिफेलोपोडा, क्रस्टेसिया, इंसेक्टा, मोलस्का, स्पॉन्जेस एंड द सिलेंडेटा। ऑल विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। हियर आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द एनेमा। अब बात आती इनेमा क्या है? ये इनेमा जैसे मैंने बताया द आरबीसी प्रेजेंट है तो इसका ब्लड कैसा होता है? रेड कलर होता है। एंड इनेमा एनिमल्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, द ओविपेरा एंड द विविपेरा। ओविपेरा हिंदी में कहते हैं अंड प्रजक, अंडे देने वाले एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। और विविपेरा मींस होता है विविपेरस गिव्स बर्थ, जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरा। ह्यूमन बीइंग बच्चों को देता है तो विविपेरा हो गया। और ओविपेरा की हम बात करें, अगर मैं सिंपल एग्जांपल कहें तो एविज, एविज के जो एनिमल्स होते हैं, पिजन हो गया, हैन वगैरह हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ओविपेरा के अंदर आते हैं। उसके अलावा रेप्टिलियंस, रेप्टिलियंस होते हैं वो ओविपेरा के अंदर आते हैं। और विविपेरा के अंदर मेमलियन जो पूरी कैटेगरी है वो क्या है? विविपेरस है। वो अलग बात है, आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि वे मेमल्स के अंदर भी ओविपेरस हो सकते हैं। द मोस्ट ऑफ द मेमल्स आर विविपेरस होते हैं। तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था अरस्तु ने, इसीलिए हमने इनके सम्मान में इनको क्या कहा? फादर ऑफ जूलॉजी कहा था। इसी समय में जब एरिस्टोटल की बात करें, थियोफ्रस्टस इज ए वेरी फेमस, the important for the taxonomic study, the called as the father of botany। इन्होंने प्लांट्स को, दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं, the plants kingdom was classified into three categories that are the serb, underserb and the herbs। ये थियोफ्रस्टस ने जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया के अंदर उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो आपको समझना है, दैट इज द स्पीसीज, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्पीसीज। अभी मैं आपको सिंपल सी बात केवल इतना कहूंगा कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, यानी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। तो उसको समझेंगे, हिंदी में कहते हैं प्रजाति। हम जानते हैं कि दुनिया में डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट प्रजातियों के जंतु होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले समझाना चाहूंगा आपको व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीसीज, व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। बिल्कुल क्लियर सा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिएगा, द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स, ऐसे जंतुओं का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है। द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स दैट आर कैपेबल फॉर द इंटरकोर्स और द रिप्रोडक्शन, द इंटरब्रीडिंग के लिए कैपेबल होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम स्पीसीज कहते हैं। और साथ में क्या कहा है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर्स,
यानी कि आपके सामने दो ग्रुप है। मैं देखिए यहाँ पर एक बना देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। ये एक ग्रुप हो गया और ये हो गया दूसरा ग्रुप हो गया। ओके, इस पहले ग्रुप के अंदर मान लेते हैं ये मैं डॉट बना, एनिमल्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 7 एनिमल्स है। और इसके अंदर भी क्या है, ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये एनिमल्स है। तो हमने कहा इस पहले वाले सर्कल में, इस पहले ग्रुप के अंदर जितने भी है एनिमल्स है, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें होता है और इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इस इन सबको हम क्या बोलेंगे, वन स्पीसीज है। ये क्या हो गई, एक हो गई वन स्पीसीज हो गई है। और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये एनिमल्स भी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा ये क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, ये एक अदर स्पीसीज हो गई है। तो हमने कहा कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। ये एनिमल स्पीसीज इसके साथ में क्रॉस ब्रीड नहीं कर सकता है। सिमिलरली हम ये कह दें कि ये वाले एनिमल्स इसके साथ में क्रॉस ब्रीड है, वो नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, दो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम किसे कहते हैं, जननिक रूप से प्रजनन के आधार पे एक दूसरे से पृथक होते हैं और एक ही स्पीसीज के जंतु आपस में प्रजनन करने के योग्य होता है। ये इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है जो हमें समझना है। अभी मैं बात करूं कि अगर मान लें हमने कहा डॉग्स, अब जितने भी डॉग्स हैं जिनको हम देखते हैं तो वो एक ही स्पीसीज के हैं, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कैट है तो वो एक अलग आ गया, तो उनकी स्पीसीज अलग हो गई, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने कहा ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स। द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और द क्लासिफिकेशन, देन वी कैन से द स्पीसीज। दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय द जॉन रे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज बाय गिवन बाय द अर्नस्ट मेयर। यहाँ पे कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझना है। अगर एग्जाम आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हम कहेंगे अर्नस्ट मेयर ने दिया। लेकिन ये कहें कि स्पीसीज टर्म किसने दी, तो हम कहेंगे जॉन रे ने की है। और जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन मिलेगा अर्नस्ट मेयर भी और ऑप्शन मिलेगा जॉन रे भी। आपको ये ध्यान रखना है, टर्म देने वाले थे जॉन रे, कॉन्सेप्ट देने वाले थे अर्नस्ट मेयर है। एग्जाम में गलत नहीं करना। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्पीसीज, ये मैंने आपके सामने 3 नाम लिखे हैं। बातों को ध्यान से आप मेरी सुनेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल होच-पोच नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पीसीज में हमने कहा पहला ग्रुप है एक सिम्पेट्रिक स्पीसीज। व्हाट इज द मीन ऑफ सिम्पेट्रिक स्पीसीज, इनहैबिटिंग इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन। एक पर्टिकुलर जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो एनिमल्स रहते हैं, जो एक ही प्रजाति के एनिमल्स रहते हैं। दो बातें हो गई ना, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स और साथ में मैंने कहा एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिम्पेट्रिक स्पीसीज कहते हैं। इनहैबिटिंग इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। एलोपैट्रिक का मतलब क्या हुआ, एलोपैट्रिक इनहैबिटिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, एक पहाड़ में रहती है, एक जमीन में रहती है, भौगोलिक एरिया बदल गया है। सिबलिंग स्पीसीज क्या होता है, देखिए आप बहुत टेक्निकली लिखा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एक ऐसी स्पीसीज जो बाहर से तो एक जैसी दिखती है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। बहुत ही बढ़िया आपके सामने एग्जांपल है। जैसे मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, स्पैरो। स्पैरो के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं हम चिड़िया। और ये स्पैरो किस में आती है, स्पैरो आती है एविज के अंदर आती है, पक्षी वर्ग में आती है। और साथ में मैं एक नाम देता था आपको, बैट, जिसको हम बोलते हैं चमगादड़। और ये बैट जो चमगादड़ है वो किस में आता है, मैमल्स में आता है। अब बाहर से देखेंगे तो स्पैरो भी उड़ती है, बैट भी, चमगादड़ भी उड़ता है। तो मॉर्फोलॉजिकली तो बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन रिप्रोडक्टिव बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। स्पैरो एविज में आती है, बैट किस में आता है, मैमल्स आता है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, हम कहेंगे सिबलिंग स्पीसीज है, जो बाहर से देखने पर एक जैसी दिखती हैं परंतु रिप्रोडक्टिव रूप से आइसोलेटेड होती है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस क्रॉस ब्रीड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग स्पीसीज है। तो टेक्निकली शब्दों को समझेंगे तभी आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे बात है, हमने समझ लिया विविपेरस के बारे में। अब आते हैं नोमेनक्लेचर की, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये हो गया टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में, ये सिस्टमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। यह है कैरोलस लिनियस, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। नोमेनक्लेचर देने का सबसे हम कहेंगे वेल एक्सेप्टेड मेथड है, वाज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस।
तो कार्ल वॉन लीने, इसका एक्चुअल नाम था कार्ल वॉन लीने था, बाद में इन्होंने अपना नाम भी बदल के कर लिया, कैरोलस लीनियस कर दिया था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। और कोई इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है? और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आता हूँ बात, ये जो अपने कैरोलस लीनियस है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था सिस्टम ऑन नेचुरी। इसके अंदर ही इन्होंने टैक्सोनॉमी के रूल्स दिए थे। फिर अपने सीधे पॉइंट के अंदर आते हैं, द सिस्टम नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? हियर बाई मीन्स, बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है ना। अपने बोलते हैं बाई साइकिल, दो पहिए होते हैं, बाई का मतलब होता है दो। नोमियल मतलब नेम, नेम किसी भी साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं, ये इन्होंने बताया। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए, आप समझ लीजिए कोई नाम है अशोक शर्मा, मैंने नाम लिखा, किसी का नाम है अशोक शर्मा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अशोक क्या है? ये उस व्यक्ति का नाम है, और ये शर्मा क्या है? उसकी जाति का नाम है। ये तो एक सोशल नेम हुआ। ये तो नाम कौन सा है? ये नाम कौन सा है? ये तो सोशल नाम है। साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो ये कैरोलस लीनियस कहते हैं कोई भी एनिमल होता है उसका जो नेम है, इसके नेम के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जीनस, ठीक है ना, जीनस बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्पीसीज बोलते हैं। जीनस का मतलब होता है वंश, और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। तो इन्होंने कहा कोई भी एनिमल है या प्लांट है ना, लिविंग है, तो उनका नोमेनक्लेचर देना, उसके नाम के दो पार्ट होना चाहिए, है ना। तो नेम वाज फॉर्म्ड बाय द जीनस, ये फर्स्ट इज द जीनस एंड अदर इज द स्पीसीज, ये दो पार्ट है। जीनस, देखिए इन्होंने ये भी बताया आपको साइंटिफिक नेम को लिखना कैसे है। जीनस का नाम हमेशा किससे लिखेंगे? स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ देखिए मैं लिख के बताता हूँ, इस तरीके से ये ए बी लिखा ना, ये कैपिटल लेटर है, इसमें लिखेंगे। और स्पीसीज का नाम होता है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। ये इन्होंने कुछ रूल बना के दिए थे। व्हेन हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइन। अगर प्रिंटेड है तब तो आप क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर टेबल में देखो मैं लिखा नाम कैट का, यहाँ पर देखिए आप कैट का नाम लिखा मैंने फेलिस डोमेस्टिका। तो यहाँ पे ये जो फेलिस है, ये फेलिस क्या चीज है? ये जो फेलिस नाम है, यहाँ पे आप कर्सर के पास में, मैं एक बार कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, एक बार रेड कलर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैट है, कैट के नाम के अंदर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पहला नाम है फेलिस है। और ये फेलिस किसका नाम है? ये फेलिस नाम है इसके जीनस का नाम है, ये इसका फेलिस क्या इसका जीनस है। और सेकंड पार्ट लिखा हमने डोमेस्टिका, ये डोमेस्टिका किसका नाम है? ये है स्पीसीज का। अब ये प्रिंटेड नाम होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ लिखा डॉग में देखिए, यानी सी कैपिटल लेटर में लिखा है, और स्पीसीज का नाम फैमिलियरिस जो लिखा एफ हमने किससे लिखा है? स्मॉल लेटर में। तो इन्होंने कहा कि जब आप हाथ से लिखोगे ना, जब किसी नेम को हाथ से लिखोगे तो आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, ये कोबरा नाम लिखा हुआ, ये कोबरा नाम है, या लिखा नाजा नाजा, और मान लो हाथ से लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? नाजा के नीचे अंडरलाइन, और ये नाजा के नीचे अंडरलाइन, दो अंडरलाइन कर देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा आगे वाला नाम है वो वंश का है, यानी कि जीनस है, सेकंड नाम है स्पीसीज का। ये तो समझना है आपको। The name of the author is written after the biological name in an abbreviated form, like the Mangifera indica linnaeus. आम का नाम है ये ना, मेंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? मेंजीफेरा इंडिका नाम होता है आम का, यानी मैंगो। तो यहाँ पर मैंगो के नाम में इन्होंने क्या बताया? मेंजीफेरा वर्ड है, ये तो क्या है इसका? जीनस है। इंडिका क्या नाम है? इंडिका नाम है इसकी स्पीसीज का नाम है। और लिनेस का क्या नाम है? ये साइंटिस्ट का नाम हो गया, ऑथर है ना। इसके नाम देने वाले जो ऑथर होता है उनके सम्मान में हम लिख देते हैं यहाँ पर पीछे उसका नाम थर्ड नंबर पे एब्रीविएटेड फॉर्म में, लिनेस पूरा ना लिखे LINN हम लिख देंगे। तो जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं उनके नोमेनक्लेचर करने के लिए एक हमने एसोसिएशन बनाई है, उसका नाम है ICBN, यानी कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नेम वाज गिवन बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये ध्यान रखना, ICBN और IZN होता है, ये होता है। ये मैंने कुछ इस टेबल में एग्जांपल्स दिए हैं एनिमल्स के, कैट, डॉग, कोबरा, कॉकरोच और फ्रॉग, अर्थवर्म है, इनके नाम को आप नोट कर लेंगे, लेयन और लेपर्ड। और दूसरी साइड मैंने कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पर मैंगो, पोटैटो, मस्टर्ड है, ये आपको लर्न करना है, कहीं मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए तो। चलिए अब बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी की, कैटेगरी की बात। कैटेगरी क्या है? टैक्सोनॉमी देखिए, कैटेगरी का मतलब क्या है, इसको मैं पहले एक बार आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ।
अगर मैं आपको एक बार ज्योग्राफी के एग्जांपल से समझाऊं, आप समझ जाएंगे। हमने कहा, एक व्यक्ति को पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, आप अपने बारे में बताएं, तो वो कहेंगे मैं इंडियन हूं। ओके, एक व्यक्ति अपना आइडेंटिफिकेशन देता है और ये बोलता है कि मैं क्या हूं, इंडियन हूं, है ना। वो व्यक्ति क्या है, मान लेते हैं अमेरिका या किसी अब्रोड चला गया, उसको पूछा आप कौन हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो कहेंगे इंडियन। फिर कहेंगे इंडिया में कहां से हो, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, हमने कहा राजस्थान से। फिर किसी ने कहा राजस्थान में कहां से हो, तो एग्जांपल के लिए हमने कहा मैं जयपुर से हूं, ठीक है ना। तो इंडियन हो गया, राजस्थानी हो गया और जयपुराइट्स हो गया। फिर हमने कहा जयपुर में कहां से हो, तो वो जो पर्टिकुलर जो एरिया या कॉलोनी उसका हमने नाम दिया। यानी कि हम उस पर्सन की आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पर्सन को पूरे बड़े ग्लोब में उसका रिलेशन कहां से है। तो हमने देखिए उसकी पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी बना दी। इंडियन नाम, ये इंडियन क्या है, ये तो हो गया कंट्री का नाम हो गया। आप इस एग्जांपल से समझ पाए कंट्री है, उस कंट्री के अंदर क्या होता है, स्टेट। कंट्री के अंदर होगा ना स्टेट। आप ये समझ लें बहुत सारे स्टेट मिलकर कंट्री बन जाती है। उस स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर स्टेट बना लेते हैं। और जयपुर के अंदर क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगी, एक पर्टिकुलर कॉलोनी आ गई। तो ये क्या बन गई, कैटेगरी हो गई। ऐसे ही जब एनिमल के क्लासिफिकेशन को करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाते हैं। उन्हीं कैटेगरी का नाम आप देखिए, अब नीचे देखेंगे मैंने 7 नाम बना रखे हैं। नंबरिंग देखो पहले आप। नंबर 1, यहां जैसे मैं इस इंडियन राजस्थान बता रहा था, सबसे नीचे क्या हो गया, कॉलोनी। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके ऊपर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट, ये 2 नंबर मैंने लिख दिया है, ये उससे और बड़ी यूनिट हो गई। तीसरे नंबर पे स्टेट, चौथे नंबर पे क्या हो गया, कंट्री। और अगर 5वां लिखोगे तो आप कॉन्टिनेंट लिख दो, कौन से महाद्वीप के अंदर। तो ऐसे जब किसी एनिमल को क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, ऐसे हमने कैटेगरी बनाई है। उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। जैसे यहाँ लिखा ना, कॉलोनी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और कंट्री, साइज बढ़ रहा है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की कैटेगरी, उसको बोलते हैं हम स्पीसीज बोलते हैं। और इसीलिए स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये ऊपर के लाइन में आपको सेंटेंस बाद में समझाऊंगा। द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अब स्पीसीज से ऊपर बड़ा क्या कैटेगरी है, तो हमने कहा जीनस, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, है ना, रिलेटेड। जैसे मैंने कहा ना कि राजस्थान का, हमने कहा जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, किसके है, राजस्थान। एक ही स्टेट के ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने क्या कहा, स्टेट नाम दे दिया। तो ये क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड हो गया, स्पीसीज हो गया। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पोटैटो है, आलू जिसको हम बोलते हैं, उसका जीनस होता है सोलेनम। और ब्रिंजल, इसको हम बैंगन बोलते हैं, उसका भी क्या है, जीनस क्या है, सोलेनम। अब ये तो आप जानते हो कि आलू और बैंगन में बहुत डिफरेंस होता है। देयर इज ए clear cut distinctive differences was is maybe noticed into the potato and the brinjal। तो दोनों की क्या है, जीनस सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है ना। जैसे ब्रिंजल लिखा, सोलेनम मेलनजिना, ये स्पीसीज है। और सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का हो गया, ये ट्यूबरोसम का इसकी स्पीसीज है। तो जीनस सेम हो गया, है ना। उसके बाद में इससे और बड़ी बात करें तो क्या आ जाता, फैमिली, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। यानी कि एक जैसे जो जीनस है, ये एक जैसे जो जीनस होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फैमिली, और बड़ा हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां पर देखें, जैसे मैंने कहा सोलेनम पेटूनिया, ये एक प्लांट है, और दूसरा है डाटूरा। अब इन डाटूरा, सोलेनम, पिटूनिया, डाटूरा, ये 3 है। इन तीनों के अंदर आप देखेंगे जीनस और स्पीसीज डिफरेंट है, लेकिन क्या फैमिली है, कि सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। इससे और बड़ी कैटेगरी कहें तो क्या होगा, ऑर्डर, the based on the aggregates of the characters, the group of families with the similar feature। जैसे हमने कहा फैमिली, फैलिडी एक फैमिली है, कैनिडी कुत्ते के अंदर होती है, डॉग्स की फैमिली है। ओके, तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, एक ही ऑर्डर में आते हैं, कार्निवोरा, क्योंकि दोनों ही कैसे एनिमल है, कार्निवोरस होते हैं। सिमिलरली इन द प्लांट्स, द कन्वोल्यूएसी and the solanaceae are the families, and the both families are placed into the polymonials order। और बड़ी बात करें तो आ गया क्लास, द क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर। सिंपली वी कैन से जस्ट लाइक द कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन से आते हैं, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, लॉयन एंड टाइगर। सेटेसिया, सेटेसिया में आती है वेल, वेल फिश, जिसका आपने नाम सुना, वेल मछली बोलते हैं। और इंसेक्टिवोरा, जिसमें आता है बैट आता है, ठीक है। इन सभी की क्लास कॉमन है, क्लास मेमेलिया वो कॉमन है।
इससे बड़ी और कैटेगरी की बात करें तो फाइलम हो गया द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जस्ट लाइक द कोडेटा एंड द नॉन कोडेटा। कोडेटा जिनमें वो ऑल द एनिमल्स हैविंग द नोटोकोड into the adult form as well as in the embryonic form. All such kind of animals is placed into the a common phylum, the chordate. In the non-chordate Protozoa, Porifera, Slendrata, there are many other the classes will be I will explain you in the next classes. और सबसे बड़ा तो हो जाता है किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है। सारे एनिमल एनिमल किंगडम है और सारे प्लांट्स है वो प्लांट किंगडम रखता है। तो ये डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, अगर डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है ना, देन ये पूछा जा सकता है राइट इन शॉर्ट नोट ऑन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इन दैट कंडीशन यू हैव टू एक्सप्लेन द all the material I am going to explain in this slide. फिर बात कर रहे हैं सम कॉमन ऑर्गेनिज्म एंड देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। ये तो आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा, इसमें समझाने की बात नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जैसे हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं, हाउस फ्लाई घर में जो मक्खियां आती है, हाउस फ्लाई। द साइंटिफिक नेम इज द मस्का डोमेस्टिका। हियर दिस वर्ड द मस्का एंड डोमेस्टिका जो वर्ड है वो क्या बता रहे हैं हमें, मस्का डोमेस्टिका। मैं एक बार थोड़ा चेंज कर लिया, मस्का डोमेस्टिका द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्का डोमेस्टिका, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस मस्का इन द स्पीसीज डोमेस्टिका। तो यहाँ हमने लिख दिया जीनस क्या, मस्का। एंड द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्किडी एंड ऑर्डर इज द डिप्टेरा एंड द क्लास इज इंसेक्टा एंड द फाइलम is the arthropoda. So these are some of the examples of different animals like the housefly, honeybee, human, cat and dog, leopard, and lion and tiger. So these are the all examples you have to learn. अब देखिए यहाँ पे आपको एक नया सिस्टम मैं बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एज इट्स नेम इज ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग द व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्राइनोमियल। द ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री होता है। Means the each and every biological name has the three components, three basic components, the three parts that are the genus, species and subspecies. देखिए कई बार नहीं होता, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और जब अटेंडेंस लेते हैं दो बच्चों का नाम सेम आ गया है ना, मान लेते हैं दो ऐसे बच्चे आ गए जिनका नेम सेम हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम आया राजेश शर्मा अटेंडेंस में ड्यूरिंग अटेंडेंस एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो राजेश शर्मा, then it makes a confusion while taking the attendance. In that condition हमें क्या करना चाहिए कि इसको हमें और कुछ इसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे हमने कहा राजेश शर्मा कौन सा, अगर मान लेते हैं हम उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, इसका हम टाउन का नाम लिख दें, ठीक है ना। इसको भी डिफरेंस करना हो तो हम लिख दें कि टाउन का नाम डाल दें। तो क्या हो गया, नाम के तीन पार्ट हो गए। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जूलॉजिकल नेम है वो सिमिलर है तो हम सब स्पीसीज को और इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए डायग्राम आपको बना, ये किसका है, क्रो है ना, क्रो कौवा है, ये कौवा है। अब कौवा क्या है, इंडिया में उसका नाम भी है कोरवस स्प्लेंडेंस है, श्रीलंका में कौवा है उसका नाम भी कोरवस स्प्लेंडेंस है, बर्मा में वहां भी कोरवस स्प्लेंडेंस है, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम तीनों क्रो को सेम नाम नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, तीन कैटेगरी बना दी है। जैसे यहाँ पर नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो इंडियन क्रो होता है उसका नाम तो देखिए यहाँ लिखा है कोरवस स्प्लेंडेंस। दूसरा नाम होता है कोरवस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। तीसरा नाम है कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस। तो ये तीन नाम हो गए, इसमें सब स्पीसीज लेवल पे डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल। देन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय द हक्सले एंड द स्टिकलैंड होता है, दीस साइंटिस्ट प्रपोज्ड दिस सिस्टम एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक द वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। The trinomial nomenclature is the gorilla and this name was proposed by the Savage 1847, ये ऑथर का नाम है। Indian lion, the scientific name is the Panthera leo and the Persia and the Indian crow is the Corvus splendens. तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है टैक्सोनॉमी के बारे में कि टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप इसको पढ़िएगा। अगली जो अपनी वीडियो जो आने वाली है वो आएगी क्लासिफिकेशन के बारे में। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मींस द एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स लाइक द सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ जर्मिनल एंड सिमेट्री, बॉडी सीलोम सेगमेंटेशन, नोटोकोड है। ये नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा
और आपने बड़ा पेशेंसफुल आपने पढ़ाई की है। इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और इसी तरीके से आप वीडियोस को देखें, ठीक है ना, और उसके बाद में आराम से पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। थैंक यू।